हे गाइस, वेलकम टू लॉसिफाइड। डीजेएस प्रीलिम्स का एग्ज़ाम बहुत पास आ रहा है, बहुत ज़्यादा पास। 24 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम है और आपके पास अभी एक सब्जेक्ट बचा हुआ है, आर्बिट्रेशन। और इसमें आप थोड़ा सा फंसे हुए हैं शायद, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि आर्बिट्रेशन में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि बहुत सारे जुडिशरी में आर्बिट्रेशन आता नहीं है, इसीलिए हमको एक्चुअल गाइडेंस मिल नहीं पाती कि आर्बिट्रेशन में पढ़ना क्या है और क्या नहीं पढ़ना है। तो लॉसिफाइड हैज़ योर बैक। लॉसिफाइड ने क्या किया है कि आई एम ब्रिंगिंग टू यू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट यू हैव टू रीड इन आर्बिट्रेशन, जो मैं आपको इस वीडियो में गाइड करने वाली हूँ कि ये पढ़ना है, ये अगर आप पढ़ के जाएंगे तो आर्बिट्रेशन का मैटर सॉल्व हो जाएगा आपके डीजीएस के पेपर में। सो हियर वी गो। तो देखो, आर्बिट्रेशन चूंकि ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है तो इसको सॉल्व करेंगे हम 3 स्टेजेस में। हम्म, इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम कि देखो, पहले तो हम बात करेंगे कि इसमें इंडेक्स बेस्ड क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसके बाद हम इस पे बात करेंगे कि कॉन्सेप्ट किन किन चीज़ों का इम्पोर्टेंट है। फिर हम देखेंगे कि केस लॉ बेस्ड कौन से प्रोविजंस हैं, किन प्रोविजन से केस लॉ आते हैं। उसके अलावा हम जो इम्पोर्टेंट बात करने वाले हैं वो है अमेंडमेंट्स की बात। तो इस वीडियो को अगर आप एंड तक देखते हैं तो आपके जितने भी सारे डाउट्स हैं डीजीएस के आर्बिट्रेशन को लेकर वो सभी क्लियर हो जाने वाले हैं। ठीक है। इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं एक और चीज़ आपसे कहना चाहूँगी कि ये जो भी मैं आगे बोलने वाली हूँ, इसमें से किसी भी प्रोविज़न से या किसी भी चीज़ से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। आई विल हेल्प यू एंड लॉसिफाइड इज़ देयर टू हेल्प यू, सो प्लीज़ कमेंट, हमें अच्छा लगेगा। तो बढ़ते हैं आगे। तो बिफोर वी मूव ऑन विद व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इन आर्बिट्रेशन फॉर डीजेएस, आई वांट टू टेल यू समथिंग दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। तो देखो, जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लो, शुरू तो करो, कम से कम कुछ तो स्टार्ट होगा ना, बढ़िया वाला, अच्छा गाइडेंस मिलेगी। लॉसिफाइड कोड यूज़ करेंगे ना अगर आप, तो आपको 10% ऑफ मिलेगा। बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। फाउंडेशन बैच है 1 साल का, 6 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, हिंदी में है, बढ़िया मज़े आएंगे। ये सब्सक्रिप्शन लोगे तो स्ट्रक्चर्ड कोर्स से लेके बढ़िया एजुकेटर्स तक सब मिलेंगे। एजुकेटर मैं भी हूँ अनअकैडमी पे, स्पेशल क्लासेस लेती हूँ जो आपको फ्री में एक्सेस हो जाएगी। और बस सर्च करिएगा श्रद्धा श्रीवास्तव अनअकैडमी पे, तो आपको बढ़िया एक्सेस मिलेगा मेरी क्लासेस का। ये सब सब्जेक्ट्स की क्लासेस होती हैं स्पेशल, जो आपको अनअकैडमी पे मिल जाएंगी, और ये सब पढ़ाते हैं टॉप एडुकेटर्स, राइट। इसके अलावा इतने सारे बैचेस चल रहे हैं जो आपको एक्सपर्ट गाइडेंस देंगे 22 और 23 की प्रिपरेशन के लिए, राइट। 1-on-1 लाइव मेंटरशिप है, एकदम पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। और अब तो जुडिशरी आइकॉनिक भी लाइव है। चूंकि ये आइकॉनिक कोर्स है, ये सच में आपके लिए आइकॉनिक होने वाला है, क्योंकि एकदम मतलब पर्सनलाइज एक्सपीरियंस मिलेगा लाइव डाउट सॉल्विंग के साथ। और ये सब, ये देखिए, ये सब्सक्रिप्शन प्लान हैं, छोटे से भी शुरू करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस कोड यूज़ करिएगा तो डिस्काउंट है आपके पास। बाकी ये यूट्यूब और टेलीग्राम हैंडल्स पे फॉलो करिए अनअकैडमी। दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू गेट ऑल दी अपडेट्स दैट आर एसोसिएटेड विद इट। तो बस आगे बढ़ते हैं विद द कंटेंट ऑफ डीजेएस। तो आइए करते हैं श्री गणेश। तो सबसे पहले तो समझिए कि ये आर्बिट्रेशन और कंसीलिएशन एक्ट जो है ये 1996 में आया है, और ये है आपका एक्ट नंबर 26। ये देखिए, मेरा कर्सर फॉलो करिएगा, एक्ट नंबर 26 ऑफ 1996। इसके बाद इसका इन्फोर्समेंट डेट यहाँ पे आप देख सकते हैं 16 अगस्त 1996 का। ठीक है। अब ये समझो कि मैं इस पूरे भी सेशन में आपको ये नहीं बताने वाली हूँ, पूरा आर्बिट्रेशन नहीं पढ़ाने वाली हूँ। इसमें बस मैं ये पॉइंट आउट करूँगी कि आपको खुद से क्या पढ़ना है। ठीक है। तो देखो, पहले तो डेफिनेशन क्लॉज में आ जाओ। डेफिनेशन क्लॉज इसकी बी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट मीन्स एन अग्रीमेंट रेफर टू इन सेक्शन 7। ठीक है, सेक्शन 7 भी इस हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है ना। सेक्शन 7 में हम केस लॉ भी देखेंगे कि कौन सा इंपॉर्टेंट है। फिर सी देख लो, आर्बिट्रल अवार्ड इसमें आ गया। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, जो सी हो गया, बी हो गया। ठीक है। इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन भी पूछा जाता है कभी कभी, तो एफ भी याद कर लेंगे। ठीक है। इसके अलावा इससे कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं बचता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन क्लॉज से बढ़े आगे तो हम आए 3 और 4 इतना इम्पोर्टेंट नहीं, 5 इतना इम्पोर्टेंट नहीं, 6 इम्पोर्टेंट नहीं, 7 बहुत इम्पोर्टेंट है। आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट इम्पोर्टेंट है। आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट में होना क्या क्या चाहिए, है ना। ये देखो, ये
इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ अ आर्बिट्रेशन क्लॉज इन अ कॉन्ट्रैक्ट और इन द फॉर्म ऑफ अ सेपरेट अग्रीमेंट। कर्सर फॉलो करिए, ठीक है। राइटिंग में होना चाहिए, ज़रूरी है। इस पे एक केस लॉ है, के मोदी वर्सेस के एन मोदी, ठीक है। और राइटिंग में है, इसका क्या मतलब है ये आपका क्लॉज 4 में अच्छे से समझाया गया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा सेक्शन 8 भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें रेफरेंस की बात करी गई है कि पार्टीज़ जो है रेफ़र कर सकती हैं आर्बिट्रेशन के लिए व्हेन देयर इज़ अ आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट। तो इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लीजिएगा। 9 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 9 बात करता है इंटरिम मेजर की। 9 को हम हमेशा पढ़ेंगे सेक्शन 17 के साथ। मैं अभी वहाँ पे आके आपको डिफरेंस बता दूंगी। तो देखिए 9 में आप इंटरिम मेजर्स दे सकता है, कौन दे सकता है? कोर्ट दे सकता है। रीड करिएगा इसको, थोड़ा जो मैं हाईलाइट करवा रही हूँ, बोलवा रही हूँ, वो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं, इसलिए थोड़ा सा फोकस करिएगा। 9 में इंटरिम मेजर्स दे सकता है कोर्ट, ठीक है। और वही पार्टी में बिफोर और ड्यूरिंग आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स कब कब दे सकता है? जो इंटरिम मेजर्स के 3 क्राइटेरिया हमने पहले भी पढ़े हैं ना सीपीसी में, प्राइमा फेसाई केस, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस या इरिपेरेबल डैमेज, वही यहाँ पे भी फॉलो होते हैं, ठीक है। और क्या क्या इंटरिम अवार्ड्स हो सकते हैं, इसके हिसाब से आप 9th को देख लीजिएगा। सेक्शन 10 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स इंडेक्स बेस। 11 में थोड़ा आपको देखना पड़ेगा, 11 से थोड़े से अमेंडमेंट्स भी हुए हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेटर के क्वालिफिकेशंस का अमेंडमेंट आया है 2019 में, वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगी। तो 11 और 12 देख लीजिएगा थोड़ा सा, है ना। और देखिए ये 11A यहाँ पे ये देखिए एक अमेंडमेंट से आया है, तो ये 2015 का अमेंडमेंट है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है टू अमेंड द 4th शेड्यूल। तो देखो अभी तक 2 मेजर अमेंडमेंट्स हैं, 2015 और 2019। तो इन दोनों अमेंडमेंट्स को अच्छे से एक बार स्टडी कर लीजिएगा। 19 की अभी कुछ बातें मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। तो 12 पे आते हैं, तो 12 भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ग्राउंड्स फॉर चैलेंज की बात करता है। इसको आप मेंस के हिसाब से अगर पढ़ें तो ये बहुत डिटेल्ड पढ़ना है, प्री के लिए इतना कुछ खास नहीं है बस, लेकिन पढ़ लीजिएगा। प्रोसीजर ऑफ चैलेंजिंग 13 में दिया गया है। 14th में है फेलियर या इम्पॉसिबिलिटी टू एक्ट आर्बिट्रेटर की, तो इस हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है। 15 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। बाकी 16 में एक रूल है जो पूछा जाता है प्रिलिमिनरी के लिए, वो है कॉम्पिटेंस का रूल। इसका मतलब कोर्ट ही अपना कॉम्पिटेंट आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ही बताएगा कि उसका जुरिस्डिक्शन है या नहीं। तो इसे कॉम्पिटेंस का रूल बोलते हैं। पूछा जाता है कि ये कहाँ है, तो ये आप बता देंगे कि ये सेक्शन 16 में है, ठीक है। इसके अलावा देखिए 17, मैंने आपको जब सेक्शन 9 बताया था तो बोला था कि सेक्शन 17 भी इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे भी इंटरिम मेजर्स की बात हो रही है, लेकिन ये कौन कर रहा है? आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कर रहा है। वहाँ पे कौन कर रहा था? कोर्ट कर रहा था, राइट। इसको भी थोड़ा डिटेल में पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए डिटर्मिनेशन ऑफ रूल्स ऑफ प्रोसीजर, ये बस आपके जानकारी के लिए ज़रूरी है कि सीपीसी और एविडेंस नहीं लगता है इसमें, प्रोसीजरल लॉ नहीं लगता है, क्योंकि ज़रूरी है करना। प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इंडेक्स वाइज, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट ऑफ क्लेम्स एंड डिफेंस, हियरिंग एंड रिटन प्रोसीडिंग्स, ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सीधे आते हैं। ये सब मतलब सुपरफिशियली देख लीजिए तो देख लीजिए। ये देखिए 29 इम्पॉर्टेंट है ना। डिसीजन ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की बात करता है, मेजॉरिटी लेगी जो। 29A और 29B बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी टाइम लिमिट्स आपसे पूछी जाती हैं और ये दोनों ही 2015 अमेंडमेंट से आए हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि अवार्ड शैल बी मेड विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल एंटर्स अपॉन द रेफरेंस। तो इसमें टाइम लिमिट है 12 मंथ्स की। उसी तरीके से 29B में बात करी गई है फास्ट ट्रैक प्रोसीजर की। तो ये इंडेक्स बेस से भी इम्पॉर्टेंट है और अमेंडमेंट भी है इसमें, तो ये इसलिए भी इट्स गुड टू स्टडी दिस। बाकी आता है देखो सेटलमेंट का। तो सेटलमेंट में ये कहता है कि अगर आपका आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट है तो ये मतलब दिक्कत की बात नहीं है कि अगर आपको आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल बोल रही है कि आप किसी और मेथड से अपना सेटलमेंट कर लो, ठीक है। तो जो सेटलमेंट होगा वो मतलब किस तरीके से हो सकता है? कंसीलिएशन से हो सकता है, मीडिएशन से हो सकता है ना, किसी भी तरीके से हो सकता है। तो ये उसके बारे में बात करें। 31 थोड़ा इंपॉर्टेंट है, फॉर्म एंड कंटेंट्स ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट एक बार पढ़ लीजिएगा, इट्स वेरी ईजी टू रीड, है ना, बहुत बेसिक बातें हैं। उसके अलावा 32 इंडेक्स बेस्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। 32 में
आपका आ जाता है कि टर्मिनेशन ऑफ प्रोसीडिंग्स की बात, करेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ अवार्ड, ये भी इंडेक्स बेस से इंपॉर्टेंट है। 33 34 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्फोर्समेंट। इसमें आपको इन्फोर्समेंट देखिएगा, एप्लीकेशन 34 में है कि सेटिंग असाइड कैसे होगा, ठीक है। 36 में है, 34 को बहुत अच्छे से रीड करिएगा, बहुत अच्छे से, क्योंकि 34 से आता है आपका कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो 34 को बहुत आराम से रीड करिएगा, धीरे से, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 35 बात करता है फाइनलिटी ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड्स की, बस ये इंडेक्स बेस से इंपॉर्टेंट है। 36 इन्फोर्समेंट की बात करता है और कहता है कि वैसे ही इन्फोर्स होगा जैसे कि CPC में इन्फोर्समेंट के प्रोविजंस है। बाकी 37 इंपॉर्टेंट है, ये देखो सवाल आता है कि अपीलेबल ऑर्डर्स कौन से हैं, ठीक है। तो ये जो नीचे लिखे हैं उनके अतिरिक्त कोई भी ऑर्डर नहीं है जिससे कोर्ट हियर कर सके अपील, ठीक है। तो इनको भी आप ध्यान से पढ़िए, ये बहुत मतलब सवाल पूछा जाता है प्रिलिमिनरी में भी और वैसे भी मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। बाकी देखिए 38 39 नॉट सो इम्पॉर्टेंट, ऑल ऑफ दिस इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। 42 जुरिस्डिक्शन इंपॉर्टेंट है, लिमिटेशंस इंपॉर्टेंट है 43, ठीक है। फिर देखो फॉरेन अवार्ड्स की बात आती है तो इनको थोड़ा सा आप थ्योरेटिकली पढ़ लो कि न्यूयॉर्क कन्वेंशन अवार्ड्स कौन से होते हैं और उसके अलावा इनका इन्फोर्समेंट कैसे होता है। 49 में इम्पॉर्टेंट है कि इनका इन्फोर्समेंट कैसे होता है। फिर जैसे वहाँ पे अपीलेबल ऑर्डर्स थे यहाँ पे भी हैं, ठीक है। जब न्यूयॉर्क कन्वेंशन अवार्ड्स के बारे में आपने पढ़ा तो ये भी ज़रूरी है कि आप किसके बारे में पढ़ें, जेनेवा कन्वेंशन अवार्ड्स के बारे में, ठीक है। इसके अलावा जेनेवा कन्वेंशन अवार्ड में भी इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको थ्योरेटिकली कंसेप्चुअली पता होना चाहिए, ठीक है। इसमें भी इन्फोर्समेंट 58 में दिया है, सेक्शन बेस्ड इंपॉर्टेंट है। फिर हम पार्ट 2 में आते हैं जो कि बात करता है कंसीलिएशन की। यहाँ से बहुत आसान है क्योंकि 61 में स्कोप है, 62 में कमेंसमेंट है, 63 में नंबर है और अपॉइंट कैसे होगा ये 64 में होगा, तो यहाँ तक थोड़ा इम्पॉर्टेंट है अभी। 66 थोड़ा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वही कहता है क्योंकि कहता है कि CPC और एविडेंस कंसीलिएशन पे नहीं लगेगा। 67 इंडेक्स बेस थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बात करता है रोल ऑफ कंसीलिएटर की, ठीक है। इसके अलावा डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन 70 इंडेक्स बेस से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ खास नहीं। सेटलमेंट अग्रीमेंट इसका 73 में है, वहाँ पे हमने सेटलमेंट अग्रीमेंट की बात करी थी सेक्शन 30 में, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है 75, ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा रोल ऑफ कंसीलिएटर इन अदर प्रोसीडिंग्स ये देख लीजिएगा। पावर ऑफ हाई कोर्ट टू मेक रूल्स ये सेक्शन वाइज इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जाता है कि कौन किसके पास पावर है रूल्स बनाने की, तो हाई कोर्ट के पास है। उसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी पावर है 84 के अंडर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट का जो बेसिक्स है वो ख़त्म हो गया है ना। बट क्या हम बात यहीं पे छोड़ देंगे, थोड़ी सी बात हम 2019 अमेंडमेंट की कर लेते हैं। वो बहुत क्लासिक है क्योंकि 2019 अमेंडमेंट जो है उसमें मेजर चेंजेस आए हैं और अगस्त 9 2019 ये डेट थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। मैं स्क्रीन पे अभी मार्कर नहीं यूज़ कर पा रही हूँ इसलिए लिख नहीं पा रही, बट आप खुद में लिख लो, समझ लो कि अगस्त 9 2019 को प्रेसिडेंट ने इसको असेंट दिया था। और ये क्या क्या बात करता है, देखो पहले तो सेक्शन 1CA मतलब CA ब्रैकेट में ये बताता है कि आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, ठीक है, जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट डेजिग्नेट करेगा। बाकी कुछ अमेंडमेंट है अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर्स अंडर सेक्शन 11 में भी, ठीक है। इसके लिए भी इन्होंने बताया है कि इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन में कैसे होगा अपॉइंटमेंट, ये सब थोड़ा सा अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। फिर पार्ट 1A में आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया की बात हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करेगी, उसके हेडक्वार्टर्स होंगे दिल्ली में। इसका कॉम्पोजिशन क्या होगा कि एक चेयरपर्सन होगा जो कि जज होगा या तो सुप्रीम कोर्ट का, या तो चीफ जस्टिस होगा हाई कोर्ट का, या जज ऑफ हाई कोर्ट होगा, या कोई एमिनेंट पर्सन होगा जिसको स्पेशल नॉलेज होगी आर्बिट्रेशन की, ठीक है। तो ये है, बाकी मेंबर्स भी हैं। अच्छा, ये जो आपका चेयरपर्सन अपॉइंट होना है ये सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जो अदर मेंबर्स होंगे काउंसिल के वो इंक्लूड करेंगे इमिनेंट आर्बिट्रेशन प्रैक्टिशनर्स, ठीक है, और इमिनेंट एकेडमिशियंस। बाकी एक्स ऑफिशियो मेंबर्स भी हैं, ये सब थोड़ा सा आप ध्यान से देख लीजिएगा।
उसके अलावा ग्रेडिंग होगी आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस की और आर्बिट्रेटर्स की। टाइमलाइन बताई गई है अमेंडमेंट एक्ट के अंदर, ठीक है। सेक्शन 34 में थोड़ा सा स्लाइट सा अमेंडमेंट है। टाइमलाइन आप देख लीजिएगा सेक्शन 23 के रिस्पेक्ट में, जो कि कहता है कि स्टेटमेंट ऑफ क्लेम और डिफेंस मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट द आर्बिट्रेटर। मैं यहाँ पे आपको सेक्शन 23 दिखाई देती हूँ क्योंकि बहुत देर से मैं बस बोले जा रही हूँ। तो देख लो ये सेक्शन 23 में ये सब आपका टाइमलाइंस प्रिस्क्राइब कर दी गई हैं बाय वे ऑफ दिस अमेंडमेंट, राइट, विच बाय वे ऑफ 2019 अमेंडमेंट विच इज़ लाइक रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पे अमेंडमेंट प्रोविजन जो है क्या कहते हैं दिया नहीं है शायद, हाँ 2015 अमेंडमेंट तक ही है। इसमें 2019 अमेंडमेंट वाला बेयर एक्ट देखिए आप, उसमें आपको मिल जाएगा। बल्कि मैं तो कहती हूँ बेयर एक्ट्स के अलावा आप 2019 अमेंडमेंट को अच्छे से पढ़िए। बाकी अमेंडमेंट है सेक्शन 34 में, सेक्शन 45 में भी थोड़ा सा अमेंडमेंट है। बाकी क्वालिफिकेशन ऑफ और एक्सपीरियंस ऑफ आर्बिट्रेटर्स में थोड़ा सा अमेंडमेंट है। बाकी कॉन्फिडेंशियलिटी की बात करी गई है कि आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन और पार्टीज टू द आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट, इन सबको कॉन्फिडेंशियलिटी बनानी है एक्सेप्ट जब डिस्क्लोजर नेसेसरी हो फॉर द पब्लिक फॉर द पर्पज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन या इन्फोर्समेंट, ठीक है। बाकी देखो बहुत कैटेगोरिकली बीसीसीआई वर्सेस कोची क्रिकेट प्राइवेट लिमिटेड को ओवर रूल कर दिया गया है 2019 अमेंडमेंट में, और कहा है कि जो एप्लीकेशन है आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन अमेंडमेंट एक्ट 2015 का, उसके बारे में टिप्पणी की है। तो बताया है कि जो पहले हुए हैं मतलब प्रोसीडिंग्स 2015 के, उनके ऊपर ये नहीं लगेगा। तो ये बीसीसीआई वर्सेस कोची क्रिकेट प्राइवेट लिमिटेड भी इस तरीके से इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको भी पढ़ लीजिएगा। दैट्स इट। बेयर एक्ट में मार्क कर लीजिए कि क्या क्या आपको पढ़ना है इस वीडियो के साथ। अभी नहीं हुआ है तो वापस से इस वीडियो को देखिए और मार्क कर लीजिए। किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको डिटेल्ड हेल्प चाहिए हो तो कमेंट करके बताइएगा। मैंने बस एक छोटा सा प्रयास किया है ये बताने का कि आपको क्या पढ़ना है, सो दैट यू डोंट फील लॉस्ट अमिड्स दिस काइंड ऑफ न्यू सब्जेक्ट दैट यू हैव विद यू। So that's it from Lossified. Bye-bye. Take care. Please like, share and subscribe and do comment. That would encourage us. Thank you. Bye-bye. Happy learning.